अभी दुनिया में शिक्षा की बात करें तो सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पे भी सबकी नज़रें बड़ी नज़रों के सामने लोगों की चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। मैं दो घटनाओं का जिक्र करती हूँ यहाँ पे। एक दिल्ली में प्रिंसिपल द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा गोबर लीपा जाना दीवार पे, और दूसरा ट्रम्प का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोकना। ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जो देश और विदेश के स्तर पे शिक्षा को, जहां आज हम सोच रहे हैं कि कितना आगे जाना चाहिए, उसके बजाय ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मूल उद्देश्य से भटकते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत की चिंता नहीं, वैश्विक चिंता भी है। लेकिन यहाँ हम पहले केंद्रित करते हैं अपने देश की परेशानियों पे, देश की शिक्षा नीति पे, कि हम चाहते क्या थे जब हम आज़ादी के समय शुरू हो रहे थे, शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे थे, तब हम किस उद्देश्य को लेके चले थे, आज हम कहाँ पर हैं और क्या हम भटक गए हैं उस चीज से। धन्यवाद। मुझे लगता है कि बातचीत की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। धन्यवाद। हम उस इतिहास में नहीं जाना चाहते कि हम क्यों। इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का भी वक्तव्य कि हमारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, ये जो ऐप बना रहे हैं ये तो खाना भेजने बांटने ये बना रहे हैं, जबकि चीन वाले रोबोट और डीप सी और दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। आपने जो प्रश्न उठाए तीनों को जोड़ के देखिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय जिसके अंदर 80 कॉलेज हैं, पूरा देश उसकी तरफ देखता है। एक महिला प्रिंसिपल वो उसमें डूबी हुई है कि गोबर लीपने से कमरे ठंडे रहेंगे। अब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, फैकल्टी ने पता नहीं कहा होगा, या फैकल्टी भी हम सब जगह अपनी एक आज़ादी खो चुके हैं उसका विरोध करने के, और उन्होंने फैसला किया। और वो अच्छा हुआ कि ये प्रेस में बात चली गई, और मैं यहाँ प्रेस की भूमिका की भी तारीफ करूँगा। आप प्रेस को कितना भी कहें, अगर ये बात नहीं जाती, लेकिन इस पर अगले दिन जो और हुआ मुझे उम्मीद नहीं थी उसकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने वहाँ जाकर प्रोटेस्ट किया और उनके गोबर लेके उनके कमरे में 3 एसी लगे हुए थे। बच्चों के क्लास में तो यहाँ पर शिक्षा की एक कि जो हम कहते हैं महात्मा गांधी का देश है, उसका कुछ आचरण अपने अंदर भी तो करोगे। उनके घर भी जाकर देखेंगे कि वो गोबर से लिपा हुआ है। आप समझे, ये एक पक्ष, यानी हमारे आचरण में कि हम कुछ वैदिक नाम पर, पुरातन के नाम पर उन बातों को जो कर रहे हैं ना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमें भविष्योन्मुखी होने की जरूरत है। अब इसी मौके पर ट्रम्प ने जो हमारे पास में, आपने वो ट्रम्प ने यूनिवर्सिटी वाला, इसमें मैं 2 प्रश्न जोड़ूंगा। ट्रम्प ने यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के लिए कुछ कहा, उन्होंने उसका ललकारा, यानी कि एक आज़ादी है हमें, और उनको वो उसने क्यों किया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ इंटरनेशनल घटनाओं पर प्रोटेस्ट किया था, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी बात कर रहा हूँ, ट्रम्प की ये टैरिफ की जो नीतियां हैं पूरे दुनिया में खलबली है, लेकिन खलबली चीन ने जो टक्कर दी है, क्योंकि चीन के पास में अपना गूगल का विकल्प है, नेट का विकल्प है, वो दुनिया भर को सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, वो उसके पास रेयर अर्थ है, रिसोर्सेज भी हैं और नॉलेज भी है। हमारे पास क्या है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी को जब वहाँ नेगोशिएशन टेबल पर गए तो उन्हें लगा कि मैं क्या नेगोशिएट करूँगा, मेरे पास तो, हमारे पास में नेगोशिएट करने के लिए क्या है, अगर मैं माफ़ करना, जनसंख्या है, बाजार है, उनकी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। इसलिए वो मान जाते हैं कि अगर एक भी दवाई भी बनाएंगे तब भी वो मिलियंस में बिकेगी, कुछ भी बनाएं हम तो सिर्फ। अब इस बीच में जो नई पीढ़ी का, जो हमारे पास में नई पीढ़ी के नौजवानों से मेरी बात हुई जो IIT से निकले हुए हैं, उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा हुआ कि इनको खुद कहना पड़ा
जब आप रिसर्च के लिए फंड तो दे रहे हो गोबर पे, हम्म, लीपना उसी का उदाहरण है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप समझ सकते हो बिल्कुल सही। कि उसमें रेडियम होता है। हम्म, एक मंत्री पिछले दिनों कहते थे कि वो मोबाइल पर लपेटने से वो रेडिएशन नहीं आएगा, नुकसान नहीं करेगा। जब आप अनुसंधान इन चीज़ों पर करा रहे हो तो चीन से टक्कर हम ले पाएंगे। ये हमारे लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव है। और इसके बाद में मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए। एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, ट्रंप वाली इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ जैसे कि स्पुतनिक टाइम 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक फेज या एक टर्म है इसके लिए, उन्होंने भेज दिया था। तो अमेरिका में पूरी खलबली की रूस हमसे आगे निकल गया। अमेरिका ने सारी यूनिवर्सिटीज और अपने उनकी की विज्ञान नीति बनाई, देखिए एक झटके से। और आप आज तक अमेरिका आगे चला हुआ है दुनिया भर की टैलेंट को लेते हुए। हमारे लिए ये अपने लिए ये एक मौका है कि जिस समय टैरिफ और ऐसी बात हो रही, हमारे पास में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, विरासत है हमारी आईआईटीज़ की। उसी की विरासत की वजह से तो आज पिचई से लेकर ये सारे लोग उन जगहों पर हैं। शायद हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन ये मौका भी है। अब बात करते हैं कि जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका ने, जब रूस ने स्पुतनिक का आगाज़ किया तो उनके यहाँ एक झटका लगा, उन्होंने इनोवेट किया। हमको भी झटका लग रहा है, ये जो जिस तरह से पीयूष गोयल जी ने बोला। तो हमारी जो शिक्षा नीति हमने जो बनाई है, क्या ये फुल प्रूफ है? ये लागू हो जाएगा तो क्या हम उस दिशा की ओर चल पड़ेंगे? अब आते हैं झटका। इससे बड़ा झटका क्या होगा कि हमारे नौजवानों को बीड़ियाँ डाल के यहाँ भेजा गया। यानी अमेरिका में कितने बच्चे पढ़ने गए हैं 5 साल में, वो 2 गुना से ज़्यादा हैं। अमेरिका कनाडा समय मिला के पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट ने भी एक भाषण में कहा 1 महीने पहले कि करीब 14 लाख से ज़्यादा बच्चे गए। और वो बहुत सारे तो इसलिए जाते हैं कि वहीं नौकरी करेंगे और वहीं जॉब पा जाएंगे। अब वो जॉब की भी गारंटी दी। इसका एक देखिए कि एक एक बच्चे पर एवरेज 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होता है। मैं रेलवे के लोगों को जानता हूँ, क्योंकि उनको पास पैसा, रेलवे का सारे सरकारी कर्मचारियों को अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा एरियर मिलता है। इस पर मैं बाद में आऊँगा। तो वो सारा उससे अमेरिका यूनिवर्सिटी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की चल रही है। इसके बावजूद भी उनको वहाँ पर जूते खाने पड़ रहे हैं कि हम आपको वीसा नहीं देंगे। कनाडा ने कम कर दिया है। मेरे देश का नौजवान जो इतना मेहनती है, आपने कोटा रात दिन पढ़ते हुए देखा होगा, आत्महत्या भी करते देखा होगा। ये कम दर्द की बात है कि मैं जिस महानता की बातें करता हूँ, मेरे देश का नागरिक मतलब इतनी मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ जाता है और वो मतलब जैसे कह सकते हैं एक अपमानित होकर लौटता है। तो हमें अब यहाँ पर एक और शब्द है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो हमें अपनी पूरी शिक्षा नीति में बदलाव करना होगा। जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति बनी है उसमें भी, हाँ, अब ये नई शिक्षा नीति मेरे लिए उसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं इसे 5 साल की बात कह रहा हूँ। कुछ अगर नया है जो मैं उसमें कहूँगा तो शिक्षा नीति की पुरानी जो 68 में जो कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की उसमें आई थी, उस शिक्षा नीति में मूल था जैसे 3 भाषा फॉर्मूला, और उसकी और बड़ी बात थी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, यानी सभी की शिक्षा बराबर। हमारे संविधान में भी समान शिक्षा की बात की गई है, लेकिन क्या हम उसे लागू कर पाए? संसद में भी उसमें मोहर लगी, व्यवहार में तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में अगला 86 में राजीव गांधी जी के टाइम पे आई, उसमें भी वही वाली बातें लगभग थी। इसमें कुछ बातें नई बताने की कोशिश की गई है, जैसे कि प्राइमरी शिक्षा ज़्यादा जितना हो सके वो भारतीय भाषा में हो। ये पहले भी लगभग ये था। इस पर इन्होंने, इसकी मैं तारीफ करूँगा कि इस पर उन्होंने जोर दिया है, लेकिन 5 साल में अभी तक एक कदम भी क्यों नहीं बढ़ पाए। आप भी इस देश के उसमें 8वीं तक की भी कोशिश थी। दूसरी इनकी वो थी कि हम 11वीं 12वीं में और उनमें विकल्प देंगे साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का। आप दिल्ली में, मैं बंगलौर में भी रहता हूँ, अभी तक वो
मुझे भी ये लगा कि जैसे कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था लेकिन साहित्य और इतिहास में रुचि रहती थी, तो लगता था कि उस समय ये कुछ पढ़ने को मिलता। इन्होंने कहा कि हम उसको पढ़ने के, लेकिन अभी तक क्योंकि सभी स्कूलों ने ये कहा है कि हमारे पास में इतने शिक्षक कम्बिनेशन कैसे आएंगे, दूसरा पक्ष। तीसरा कि वो पीएचडी, इन्होंने अपने कई चीज़ें खुद वापस ली हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि इस जर्नल्स में छपना, तो वो जर्नल्स की जो लिस्ट बनाई थी 3 साल वो स्क्रैप हो गई क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। वो इंटरनेट पर दिखाया गया कि लेख छप गया है। तो 5 साल इन्होंने नई शिक्षा नीति लाए हैं। और चौथी बात जो मैं संक्षेप में कहूँ कि स्किल इंडिया बहुत अच्छा, लेकिन आपने ज़मीन पर नौजवानों को देखा स्किल के लिए? रेलवे की नौकरी के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। यही हाल सिपाही की भर्ती के लिए 1 करोड़ तक पहुंच गया है यूपी के अंदर। अगर मान लो स्किल इंडिया होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इधर आते, नहीं आते। इसमें भी उत्तर भारत का, गुजरात वाला बहुत ज़्यादा नहीं आता। ऐसा नहीं है बेरोजगारी वहाँ नहीं है, लेकिन ये कि वो अपना हुनर कुछ तो करते हैं। तो उस फ्रंट पर भी मुझे लगता है कि अभी हमें दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तीसरे टर्म में इस सरकार को शिक्षा को आमूल चूल बदलने की ज़रूरत है, जैसे वियतनाम और दूसरे ये दक्षिण एशिया के देशों ने किया है। जापान, चीन तो पहले से ही आगे है। एक सर ये कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति है या हमें जो संस्कार मिलते हैं परिवारों में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी स्किल पे, मतलब रोजगार उन्मूलक के बजाय हम विद्वत्ता या शिक्षा उन्मूलक बनने की कोशिश करते हैं। और उस पूरे दौड़ में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ऊंची जगह पहुंच जाते हैं, तो हमको लगता है कि यही वो जगह है, लेकिन नीचे के लेवल पे एक समय के बाद में रोजगार नहीं होने की वजह से या फिर वो उस जगह नहीं पहुंचने की वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है। तो क्या जो हम पहले सोचते थे कि हमको सब परिवारों में होता है जैसा कि खूब पढ़ना है, कहीं उच्च डिग्री प्राप्त करनी है, एक ऊंचा पद प्राप्त करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है आज हमारे लिए या फिर स्किल मूलक चीज़ें ज़रूरत है? जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, कल मेरे एक दोस्त हुए थे जो दक्षिण अफ्रीका में पोस्टेड थे, उनके बच्चे भी बोले कारपेंटरी आ गई है, ईंट चिनना आ गया है, सीमेंट और मिलाना आ गया है, बोले पकवान हो गया। आप समझ गए ना? बच्चों को स्कूल में, क्या आपके बच्चे, मेरे बच्चे ऐसा कोई काम जानते हैं कि हमारे पास कारपेंटरी का कोई औजार है? दूर दूर तक नहीं। यहाँ तक कि जो कारपेंटर जो अपने बूते रोजी रोटी कमा लेते थे वो भी गायब है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की चीज से कुछ चीज़ आती है। तो ये यहाँ फिर गांधी का अपमान है। भाषा पर तो अपमान है ही, जिस गांधी ने बीबीसी को कह दिया था कि नहीं, दुनिया को कह दो कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। ये उस क्षण की बात है जब 15 अगस्त पर यहाँ झंडा फहराया जा रहा था। इतिहास गवाह है इस बात का। तो नई तालीम जो वर्धा में उन्होंने किया, नई तालीम में यही तो था। आपका उम्र में काफ़ी कम है आप लोग। हम जब स्कूल में थे 70s में, तो वो तकली से सूत काटना, बिल्कुल, और खेत में वो क्यारियाँ बनाना, दूसरे वो करना, थोड़ी सी कुछ बुनना, पंखा बनाना, बहुत सारे ऐसे काम। टेलरिंग की बाकायदा क्लास होती थी। ये वाला स्कूल के अंदर वो शर्ट वर्ट ये वो लगा के जिल्द चढ़ाना, ये सारे काम थे। अब है नहीं। तो जो अभी आपने जो प्रश्न उठाया कि पूरी तरह से फोकस किस पर है कि कैसे ही गणित में 100 में 100 नंबर मिले, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए वो चाहिए। मैं इसका एक और व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में एक स्कूल है मीरांबिका, जो अरविंदो की फिलोसफी पर चलता है। जी जी। मेरे एक रेलवे के दोस्त, बहुत समझदार शिक्षा के, मिस्टर उड़ीसा के, उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ थोड़ा मस्ती का आलम, जो अरविंद आश्रम की वो जो है, लेकिन प्रश्न ये था कि वहाँ से जो बच्चे निकले उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। दाखिले के लिए तो वो परसेंटेज चाहिए ना, आप समझ गए ना। और पूरी तरह से अब कैसे करें उसका, दोनों का बैलेंस हम सबके बच्चों, मुझे अपने बच्चों के साथ में, कि आखिर कैसे इस बैलेंस को बनाएं कि वो इन सारी चीज़ों से भी जुड़े रहें और वहाँ भी। तो जब तक हमारे पास में ये नहीं बदलेगा, और ये बदलने ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ कहूँगा कि
प्रोफेसर यशपाल का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। 86 की पॉलिसी के बाद 1992 में एक और कमेटी बनाई गई जिसे यशपाल कमेटी है। उसमें उन्होंने उसकी कमेटी की रिपोर्ट है बस्ते का बोझ, बर्डन फ्रॉम बुक्स बैग। उसमें वो कहते हैं जो बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं वो भी जिंदगी में कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी कुछ खो देते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं होते वो तो पूरी उम्र भर इस एहसास से रहते हैं कि उनका आईआईटी में नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जिन्होंने आईआईटी की सफलता प्राप्त की उन्होंने उस सफलता के लिए कितनी चीज़ें छोड़ी। उन्होंने इतिहास पढ़ना छोड़ा, उन्होंने अखबार नहीं देखा, उन्होंने रिश्तेदारों से दूर रहे, वो एक कोने में उसको रट लगाया, और रट लगाने के बाद में वहाँ पहुँचे तो छोटा ना कुछ, और दूसरे उस निराशा में। लगभग हमारे पास में ये स्थिति है कि लेकिन मेरी सहानुभूति नौजवानों के साथ है। वो बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है, उसे पता ही नहीं, उसको पे ले जा रहा है हम सबके, है ना। और उसके बाद में पता लगा कि अमेरिका भी अगर अब ये कहने लगेगा तो ये एक उस देश के लिए जो विश्व गुरु कहता है एक आँख खोलने वाला क्षण है। और जितना जल्दी हो सकता है शिक्षा के अंदर ऐसे परिवर्तन किए जाएं कि जो हम ना बेरोजगार रहें और ना उसके बूते हम अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पालें। क्या हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं किस तरीके का मॉडल होना चाहिए? बहुत गंभीर प्रश्न है। कई आज़ादी के बाद राधाकृष्णन रिपोर्ट, जाने कितनी कमेटियाँ, लेकिन मेरा मानना है, मैं कोठारी कमेटी रिपोर्ट को, मैं नहीं कह रहा, कोठारी कमेटी रिपोर्ट को अगर आप लागू कर दें, मैंने अभी बात शुरू की कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, क्या आपको लगता है 90 के आसपास 90% हमारे सरकारी स्कूलों में थे, अब इस समय 50 से भी कम है। जो आप अगर पूछ रही हैं तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि कनाडा अमेरिका में मेरा बच्चा, मेरी कामवाली का बच्चा या किसी का बच्चा साथ पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये बातें पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और बड़े सुझाव की जरूरत नहीं है। जब एक छत के नीचे मेरा बेटा, कामवाली का बेटा, बढ़ई का बेटा, किसान का बेटा पढ़ेगा तो कुछ वो किसान की बात सीखेगा, कुछ वो काम की बात सीखेगा, वो उस गरीबी को जानेगा। एनसीएफ 2005 में की फिलॉसफी में ये बात बहुत कृष्ण कुमार जी ने, जो मेरी नज़रों में सबसे, हमारे अपने समय के सबसे अच्छे शिक्षाविद हैं, उन्होंने अपनी भूमिका में बहुत छोटा सा लिखा कि बच्चों को आप ये न मानकर चलें कि वो हमसे ज्ञान लेते हैं, बच्चों से ज्ञान हमारे पास भी आता है, और दूसरा वो परस्पर भी सीखते हैं। एक छत के नीचे जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब आप कहते हैं, फिर आप उनको कभी कि चलो आज आपको खेत दिखाने ले चलते हैं, आप समझे ना, कई बार होता है ना, चलो आज आपको बकरी दिखाएंगे, अरे बाबा पहले तो ऐसी चीज़ें करो, है ना, तभी आपको हम आज को आपको नानी दिखाएंगे, नानी कैसी होती है, आप समझे। अब ये भी वक्त आ रहा है, तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अगर मुझे लगता है तो हमारी 50% समस्याओं को खत्म कर देगा। दूसरा, अंग्रेजी का बोझ, अंग्रेजी के बोझ ने इस देश को लगभग पंगु बना दिया है। दुनिया भर में, यहाँ पे मेरी सोसाइटी में एक पुर्तगाल के सज्जन रहते थे, मैं उनसे पूछने लगा कि आपके जो मीडियम क्या होता है, बोले मीडियम, बोले उन्हें सरप्राइज था कि ये क्या प्रश्न है, बोले व्हाट इंग्लिश, बोले इंग्लिश जस्ट लिटिल बिट सफिशिएंट। तो जस्ट टेलिंग यू गो टू फ्रांस एनीवेयर, शायद ये तो एक सर्वे भी आ चुका है, 20 डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलप कंट्रीज में उसमें से 15 वो हैं जिनकी अपनी मातृभाषा है, जापान, चीन, कोई भी, और 5 जिनकी अंग्रेजी है, उनकी अपनी मातृभाषा अंग्रेजी है। कौन? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप समझिए, सिर्फ उन्हीं को छोड़ के। तो ये लोग जो कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम चलेगा, आप समझ के सिर्फ 2 आप मान के चले कि 40% इस बर्डन से ही खत्म हो जाएगा। अभी भी मैं एक और प्रश्न की तरफ जाता हूँ, तमिलनाडु और केंद्र के बीच में थोड़ा चला हुआ है। बिल्कुल। तमिलनाडु के लोगों ने क्या कहा है, क्या हमारा राज्य
तमिल और अंग्रेजी पढ़ने से आपसे पीछे है। उसने कहा है कि हमारे लोगों को अंग्रेजी भी अच्छी आती है, तमिल भी अच्छी आती है, और उन्होंने तो ये तक कहा कि तुम्हारे लोग उत्तर भारत वालों को अंग्रेजी तो आती ही नहीं है, हिंदी भी नहीं आती, और ये हकीकत भी है, क्योंकि उत्तर भारत ने अपने सारे बच्चों को उसमें ज़बरदस्ती अंग्रेजी के स्कूल में डाल रखा है। अभी 3 दिन पहले ही मैं अपने बुलंदशहर के गांव में स्कूल के टीचर की भर्ती के सिलसिले में उन्होंने मुझे एसोसिएट किया था। मैंने उसको कहा कि अच्छा ऐसा करो, तो वो एमए इंग्लिश था, आप समझिए ना, एमए इंग्लिश में उसमें लिखने के लिए कि मुझे यहाँ नौकरी चाहिए, इसके बारे में अपनी क्वालिफिकेशन लिख। उसने मेरे ख्याल से कुल मिला के 100 शब्दों में स्पेलिंग के हिसाब से भी कम से कम 20 शब्दों में गलती थी, इतनी छोटा एमए इंग्लिश। यहाँ पर मेरी फिर सिंपैथी उसके साथ है। अंग्रेजी वो एक किसान परिवेश है, अपनी भाषा है, वो उसे अंग्रेजी जो अंग्रेजी में एमए जो की गई है, वो जो डिग्रियाँ जिस ढंग से हमारे यहाँ दी जा रही हैं, ये तीसरा डायमेंशन है शिक्षा के सुधार का। उसमें उसको कृष्ण कुमार जी ने कहा था कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले अगर होते तो पहले ही कहीं चले गए होते, तो उस पूरे उसके अंदर अंग्रेजी पढ़ाने वाला तो कोई नहीं है। तो इस अंग्रेजी के दबाव में अगर अपनी भाषा आएगी समझ, तो वो अंग्रेजी भी और भी जल्दी आएगा। भाषा की आपने बात शुरू की है, जो दूसरे मानने वाले लोग हैं उनका एक हमेशा तर्क होता है कि भारत जैसे देश में, बाकी सभी देशों में देखें तो उनकी एक भाषा है जो सब जगह है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तमिल और केंद्र में जो लड़ाई चल रही है वो इसी बात की है कि हमारे पास एकमात्र भाषा नहीं है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं। उत्तर प्रदेश में ही आप यदि कहने जाएंगे तो किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में देखा जाए, उसी को लेके बहस चल रही है कि हम अवधी माने, कि भोजपुरी माने, कि हम हिंदी माने, कि हम बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कैसे संभव है ये? मैं 6 महीने बंगलौर पर रहता हूँ। अर्बन सोसाइटी, सारे पढ़े लिखे लोग, लेकिन घरों में काम करने वाले, खाना बनाने वाली सबसे ज़्यादा बंगाल की, उड़ीसा की, गेट वाले आशा नॉर्थ ईस्ट, कारपेंटर राजस्थान के, बिल्डिंग मकान बनाने वाले सारे बिहार के, सबके। मैंने बंगला और उड़िया वालों से पूछा कि आपको 15-15 साल हो गए, आपने भाषा सीखी है? तो बोले कि नहीं, हमारा हिंदी से काम चल जाता है। हिंदी तो उनकी मातृभाषा नहीं थी। बंगला भी कह रहा है। गेट वाले से, आसामी से पूछा, बोले कि नहीं, हिंदी। आप समझिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं तो चाहता हूँ कि वो कन्नड़ सीखें। आप समझिए ना, मैं पूरी तरह से, मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ की भाषा आनी चाहिए, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो बेचारा मजदूरी करता है, समझिए ना। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक अलग विकल्प है। क्यों? क्योंकि हमारे महात्मा गांधी को भी तो किसी ने ये नहीं कहा था कि हिंदी क्यों हो। उनको तो, वो तो इंग्लैंड पढ़ के आए थे। उन्होंने पूरे देश में घूमे थे, और देश में घूमे थे कि एक भाषा है जो जिसमें सभी के शब्द हैं, समझ गए ना। यहाँ इसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में, तो वो सह ढंग से जो काम करने वाली हैं उनको थोड़ी थोड़ी वो हिंदी, और वो वही मद्रास में पिछले दिनों मैं सिविल सर्विसेज के जो नौजवान बच्चे आते हैं वो साफ कहते हैं कि हमें हिंदी आती है, हमने हिंदी पढ़ी है, और सर्वे बताते हैं कि वो लगातार स्कूलों में हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नौकरी के लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में तो हिंदी नहीं है, मराठी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, यदि ज़रूरत बना दी जाए, हिंदी को यदि ज़रूरत बना दी जाए है, तो हाँ, ज़रूरत भी है, और उसको और ज़रूरत बना दी जाए तो किसी पे ये दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदी सीखा जाए। वो सीखेंगे जैसे नौजवान बच्चे सीख रहे हैं। मैं आपके इस प्रश्न को थोड़ा सा कहूँगा, दबाव की जरूरत नहीं, सहज ढंग से ही उस भाषा में भोजपुरी, मैथिली से लेकर उड़िया, बंगला, आखिर उड़िया वाला क्यों, और क्यों तेलुगु वाला भी हिंदी में ही, जो मुझे कन्नड़ सीखने से पहले, क्योंकि वो पहले से ही उस भाषा में। और यही हमारे पूर्वजों ने, चाहे महात्मा गांधी हों, लोहिया हों, सुभाष चंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों, इनके सबको उठा के देख लीजिएगा। ये सब, ये इसलिए नहीं कि वो हिंदी के प्रति प्रेम था, कि अंग्रेजी एक विश्व के साथ संपर्क के लिए है और देश में संपर्क के लिए ये हिंदी, लेकिन वो हिंदी नहीं जो हमारे हिंदी के पंडित एक कट्टर हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत वाली शुद्ध हिंदी की। वो हिंदी जो उर्दू से मिली हुई है, जिसको
गांधी जी हिंदुस्तानी कहते हैं, और वही रास्ता है। मैं इस बारे में इस सरकार की तारीफ करूंगा कि कम से कम अंग्रेजी दान लोगों के मुकाबले में भारतीय भाषाओं की बात हो रही है। और मैं, आप अलाउ करें तो मैं पिछले 10 सालों में क्या क्या काम हुआ है ये बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर आप। मैं, क्योंकि मैं इस आंदोलन से पूरी तरह से हाँ हाँ बिल्कुल सर। मैं एक तो मैं अपनी कहता हूँ कि मैं अगर सिविल सर्विसेज में चुना गया तो इसलिए कि उसी साल से हिंदी माध्यम में अलाउ किया गया था। अच्छा। मैं अपने को ब्रिलियंट नहीं मानूंगा, गांव में था, किताबें पढ़ता था खूब जम के, लेकिन मैं पहले अटेम्प्ट में ही, क्योंकि अगर आपके पास में अपनी भाषा का फ्लो है, समझ है, तो आप कितना सहज हो जाते हैं, आप व्याख्या कर सकते हैं चीजों की बेहतर ढंग से। पूरी इतनी सिविल सर्विसेज अपने आप में एक कठिन परीक्षा है जिसमें बड़े बड़े निबंध लिखे जाएंगे, उत्तर लिखे जाएंगे अपनी भाषा में। अगर आप लिखेंगे तो वो कितना कितना सहज ढंग से होगा। 2000 ये लगातार 79 में कोठारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुआ। इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। पहली बार जब ये शुरू हुआ तो 10 साल में 10 गुना बच्चे बढ़ गए। आज़ादी के सबसे पहले सिविल सर्विस जब, जिसको आईएएस परीक्षा कहते थे, 1950 में बैठने वाले थे 3000, 1960 में थे 6000, 1970 में थे 11000। जब 79 में ये शुरू किया तो कितने हुए? 1,10,000। रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, सारी भारतीय भाषाओं। अब जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, पहली पीढ़ी के लोग, विशेषकर वीकर सेक्शन, SC, ST, OBC तक समझ गए ना, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे, क्योंकि भाषा पर सबका बराबर अधिकार होता है ना, उसे स्टीफन जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पानी पर होता है, हवा पर होता है, भाषा भी तो वैसा ही है। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक कदम नहीं हो सकता। कोठारी जी ने कहा था कि दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। मैंने अपने अनुभव से देखा लगातार, और यही बात फिर सतीश चंद्र रिपोर्ट, जो UGC के चेयरमैन थे, जो एक लेफ्ट के बहुत बड़े हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, बोले भारतीय भाषाओं को करने से, लेकिन कुछ जो अंग्रेजी पैसे वाले थे, देखिए अमीरी और अंग्रेजी का बड़ा वो वो, क्योंकि उन्हें जन्म से अंग्रेजी पढ़ने को मिलती है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा, फिर वो मजाक भी उड़ाते हैं उनका। इसी पे मैं जब आगे कूद रहा हूँ, 2011 में एक सरकार थी जो अंग्रेजी को ज़्यादा देती थी, तो उन्होंने ये 3 उसमें चरणों में होती है परीक्षा, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। तो उन्होंने प्रीलिम में ही अंग्रेजी ले आए, आप समझ गए, क्योंकि उन दोनों के उनका जो मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे कि अभी हम ग्लोबल हमारे लोग जाते हैं, मान लो उन्हें ग्लोब की चिंता है, अपने उसकी चिंता नहीं है गांव में रहने वाले की, कि उसकी जमीन का मुकदमा किस भाषा में चल रहा है, उसको तो किसी क्राइम में फंसा दिया गया है, वो क्यों फंसाया गया है, वो अपना बकरी की तरह और भेड़ की तरह देखता रहता है, उन्हें चिंता उस ग्लोब की है। खैर, उन्होंने ये 22 नंबर की अंग्रेजी प्रीलिम में ही ला दी पहली स्टेज पे। पहली स्टेज का मतलब होता है स्क्रीन करना। अगर उसमें गलत नंबर पे आप वो करेंगे तो कुल मिला के वो 28 नंबर का हो गया। 2011 में हुआ। उत्तर भारत सुपड़ा साफ, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। उसी स्टेज पे कट हो गया। लेकिन आवाज, उसका असर मराठी पे भी हुआ, तमिल पर भी हुआ, लेकिन आवाज तमिल वालों ने उठाई, मराठी ने पहले उठाई। आप इस बात पे ध्यान देना, ये उत्तर भारत के जो बिहार और ये प्रधानमंत्री की बात, जाति की बात तो करते रहते हैं, इस प्रश्न को अगर करते तो इनकी हिंदी की दुर्गति इतनी नहीं होती। खैर, मामला कोर्ट तक भी गया। कोर्ट ने पूछा, ये सारी इनके यहाँ से किताब आई है, सिविल सर्विसेज और UPSC विवाद और विकल्प, जो हमने 3000 कॉपी छपवाई और बांटी। उन दोनों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। तब इस सरकार का पहला कदम है, संक्षेप में, कि उसको हटाया 2014 में, ठीक है। लेकिन तब तक 4-5 साल में बच्चे अंग्रेजी की तरफ जा चुके थे। खैर, वो हटाया। जुडिशरी में पिछले दिनों CJI चंद्रचूड़ रिटायर हुए। रिटायरमेंट भाषण में उन्होंने कहा कि हमने 73,000 कोर्ट के जजमेंट भारतीय भाषाओं में कर दिए हैं। भारतीय भाषाओं का पोर्टल बन गया है।
तीसरा, नौकरियों में नीट एग्जाम जो पहले अंग्रेजी में होता था, इस समय पहले 8 भाषाओं में किया गया, अब कितनी भाषाओं में? 13 भाषाओं में। और ये जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं 22, उसमें करने की कोशिश है। ये हुआ। यूजीसी का सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो है कि अगर मान लो वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में भी हो रही है और अगर मैं अपनी भाषा में उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने वाले तो अंग्रेजी जो भी है, तो उस राज्य की भाषा में भी अनुमति दी जाएगी। नौकरी हो गई, यूपीएससी हो गया। और क्या बात है बताएं? अरे इंजीनियरिंग शिक्षा इस समय 30 से ज़्यादा कॉलेजों ने अपनी अपनी भाषाओं में करना शुरू कर दिया है। आप समझ गए? इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते तमिलनाडु के उनको कहा था कि आपके किसी भी मंत्री के मेरे पास जो पत्र आते हैं उसमें सिर्फ अंग्रेजी में ही साइन होते हैं, आप कम से कम तमिल में साइन करना तो शुरू कर दीजिएगा। उनकी अंग्रेजी भी उतनी अच्छी है लेकिन तमिल को भी उतना वो करते हैं। ये इस वाले प्रश्न पर लेकिन जैसे इंजीनियरिंग हो गया, एक मेडिकल की शिक्षा मध्य प्रदेश में दूसरे साल भी अब हिंदी माध्यम में शुरू हो गई है, क्योंकि जिस मरीज से बात करेंगे क्या आप सिर्फ अंग्रेजी जानने वाला वो कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं। हाँ। इसको हम यदि दो उसमें देखें, जो मैं बच्चों का जो द्वंद्व है या माता पिता का द्वंद्व, बच्चों से भी ज़्यादा द्वंद्व माता पिता का है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा यहाँ पे एमबीबीएस पढ़ के या इंजीनियरिंग करके यहीं तक सीमित ना रहे, वो विश्व में जाके भी कहीं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके रिसर्च करे और फिर भले ही लौट के आए, लेकिन उसको शोध के लिए जाना पड़ेगा। तो जब वो जाएगा और वो यदि हिंदी माध्यम में ही रहेगा तो उसको कैसे कॉम्पीट करेगा? तब बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे? कितना भोला प्रश्न है आपका, और लगभग सारे ही लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये इसका जवाब शायद लोगों को सही ढंग से नहीं मिल पाता है। पूरी फिजा में ये है कि हमें तो नौकरी के लिए अमेरिका ही जाना है। समझ गए ना? इतना बड़ा देश, मतलब उसे नौकरी के लिए वही देखना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ करोगे नहीं, नौकरी के लिए एग्जैक्टली नहीं, मतलब पढ़ के यदि वापस भी आए तो एक ज्ञान लेकर आए, तो जब ज्ञान लेने वो बाहर जाएगा जहाँ वैश्विक स्तर के लोग पढ़ रहे हैं, वैश्विक स्तर पे शोध हो रहा है, वो बेहतर शिक्षा के लिए जाना चाहता है, लेकिन यदि उसका इंग्लिश बेस नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा और वो यही ठहर जाएगा। मैं सिविल सर्विसेज का उदाहरण दूं, जो कोर्ट ने कहा 10वीं तक तो अंग्रेजी सबको पढ़ाई जा रही है ना, प्रश्न तो उसको माध्यम के रूप में लादने का है। आप पता नहीं आपका विषय क्या रहा है, मैंने 12वीं तक विज्ञान हिंदी माध्यम में नहीं, हिंदी माध्यम ही रहा है हम लोगों का। बीएससी में अंग्रेजी, लेकिन वो अंग्रेजी समझ में भी नहीं आती थी। आप समझिए ना? अब वो खिसक के पहले 8वीं तक आया माध्यम, अब वो पहली क्लास से ही अंग्रेजी माध्यम, इतने जितना बच्चों को बर्बाद किया है। आप समझ गए ना? उनके माँ बाप को भी अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, इसी वजह से निजी स्कूल आगे बढ़े हैं कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा, अंग्रेजी उनको नहीं आई, यानी उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। बच्चे, यहाँ तक कि मेरे गांव का अनुभव कभी आप चलेंगे, और भी है कि वो स्कूल से आते हैं, निजी स्कूलों से बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं, उनके पास में कर्ज ले रखा है, सारा कुछ है, और आते ही फिर उनको ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा, मेरा बड़ा भाई पढ़ा भी देता था, अब वो अंग्रेजी वाली किताब है और वो उन किताबों को बदलते भी रहते हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या, जब दुनिया के मैंने जो वहाँ की 20 जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया वाला तो यहाँ पे नहीं आता, चीन वाला भी नहीं आता, वियतनाम वाला भी नहीं आता, आखिर अपनी भाषा के बूते पे ही जिंदा है ना। तो एक देश जो अपने को इतना स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, इंदिरा गांधी का भी नारा था कि हम सेल्फ रिलायंस, इन्होंने भी नारा दिया है, लेकिन जमीन पर अभी बहुत कम हुआ है। अच्छा, एक इससे बिल्कुल उल्टा सवाल पूछती हूँ जी। वो ये है कि एआई के ज़माने में जी, जहाँ हम दुनिया का कोई भी लैंग्वेज डाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हाथों हाथ हमारे मोबाइल में है। हम यदि कहीं बाहर भी घूमने जा रहे हैं तो यदि किसी ने कोई शब्द बोला तो उसको बोल सकते हैं कि इस पर टाइप कर दो और मैं उसको हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकती हूँ। तो फिर माध्यम का इतना बोझ क्यों? मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ही, सपोज आप तमिल हैं, ठीक है,
क्या आपसे बात करते वक्त मैं पहले अपने मोबाइल को शुरू करूँगा? नहीं एक बिल्कुल नहीं, हाँ। मैं निश्चित रूप से आपकी इस बात को कि मैं हिंदी को लाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी भाषा का जो आना है, आपकी शिक्षा का उद्देश्य तो पहले अपने समाज को जानना है ना। शिक्षा सिर्फ जो आपने कहा कि सिर्फ नौकरी के लिए वो कहाँ जाएगा, उस शिक्षा का गतिविधियाँ सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, उस समाज की हर हरकत को उसमें शामिल होना है। उसकी संस्कृति है, उसका रोजगार है, उसका दुख दर्द है, चाहे वो डॉक्टरी प्रोफेशन हो या इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो। आपका ऐसा कहना है कि यदि हिंदी माध्यम में पढ़ाई होगी, सहजता से पढ़ाई होगी, तो जो आम आदमी है या आम आदमी परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो बहुत एक्सेल कर जाएंगे, मेरा क्योंकि सिर्फ उनके पास हिंदी में बुद्धि, नहीं, हाँ, अपनी भाषा में, अपनी और भाषा, अपनी भाषा में यहाँ तक कि इस सरकार का भी अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूँ और इलाहाबाद में सबसे नज़दीक अवधि है, तो उस स्कूल के शिक्षक को अगर संभव हो और अवधि जानता हो तो उन बच्चों को अवधि हिंदी, इसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तमिलनाडु के बच्चे को हिंदी थोपी जाए या भोजपुरी थोपी जाए या केरल के बच्चे को केरल वाला अपनी मलयालम में पढ़े। अगर उन भाषाओं का गर्व होगा तो ये सब भाषाएं मिलके, लेकिन हिंदी क्योंकि जब आप अंग्रेजी सीख सकते हो तो हिंदी भी एक भाषा के रूप में, माध्यम के रूप में नहीं, बिल्कुल, तो फिर भाषा उसके शब्द वहाँ जाए। अभी ये हो रहा है कि जब हम बाकी भाषा, उत्तर भारत की गलती रही कि इन्होंने दक्षिण की कोई भी भाषा सीखने की कोशिश बिल्कुल, नहीं जो की। तमिल वाले ये कह रहे हैं, हाँ। कि हम आपकी भाषा सीखेंगे, ठीक है आपने दे दिया, तो हमारी दक्षिण भारत की कौन सी भाषा आप सिखा रहे हैं? बिल्कुल एक सही, मैं उसके साथ हूँ पूरी तरह से। आपने तो कुछ बात नहीं की। यहाँ तक कि 3 भाषा सूत्र का फेलियर उत्तर भारत से शुरू होता है। इन्होंने तीसरी भाषा के रूप में, उसमें था ये कि आप दक्षिण की भाषा सीखेंगे, लेकिन उसके बजाय इन्होंने तीसरी भाषा संस्कृत कर दी। बिल्कुल। अब संस्कृत को क्या आपने कभी किसी को बोलते देखा है? लैटिन महान हो सकती है, संस्कृत भी महान है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए लोक भाषा में के रूप में नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अगर अपने धर्म का प्रचार किया है ना, तो वो पाली और प्राकृत में किया है। महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी किसमें लिखी? ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गुजराती में लिखे हैं, अंग्रेजी में बाद में वगैरह धारावाहिक चलती रही। उन्होंने 1909 में जो हिंद स्वराज लिखा, किसमें लिखा? इस देश के दुनिया भर के किसी ने भी, अंग्रेजी तो उसके बाद में, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी जरूरत से कई गुना ज़्यादा है। ये है कि अगर वो भारतीय भाषा होंगे तो पूरा शिक्षा का जो आपने कहा ना क्या क्या सुधार हो, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। कॉमन स्कूलिंग 50% से, अपनी भाषाएं 40%, बच्चों की क्रिएटिविटी, उनके अंदर उमंग। अक्सर यूनिवर्सिटीज में जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, मैं एक प्रश्न करता हूँ, मैंने कि शुड वी डिस्कस इन इंग्लिश और हिंदी? बोले सर हिंदी। क्लियरली आप गाने अंग्रेजी के एंजॉय हो सकता है आप करती हो, है ना, और मेजॉरिटी का तो ये नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे लाना जा रहा है। शायद थोड़ी सी ये शुरुआत हमें, आप हमारी हिंदी फिल्मों के गाने में यहाँ बोलिए, जितना भारत सरकार ने हिंदी में कुछ नहीं किया जितना कि हमारी बम्बई की फिल्मों ने किया है, हाँ। और संगीत ने किया है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और रेखांकित करना चाहता हूँ, 50 के दशक का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्यों है? क्योंकि उसमें उर्दू हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मिलके है, उसमें शाहिर है, कैफी आजमी है, तो शैलेंद्र भी हैं, आनंद बख्शी भी हैं, मतलब वो भाषा समझ गए ना, जो एक साथ आगे बढ़ रही है। भाषा के उसमें हम आप धर्म को मत मिलाइएगा, चाहे वो उर्दू वाले हों चाहे वो हिंदी वाले। ऐसा नहीं है, मेरा मानना है शिक्षा से तस्वीर बदल सकती है, लेकिन हमें शिक्षा की तस्वीर भी इसी रास्ते से बदलनी है। जो तरीका चल रहा है उससे आपको लगता है कि जो आपने 3 पायदान रखे हैं ये हम अचीव कर सकते हैं जल्दी, 5 साल 10 साल? दूसरा वाले की शुरुआत थोड़ी थोड़ी हो रही है, पहले की नहीं हो रही, मतलब कॉमन स्कूलिंग की नहीं हो रही। स्कूलिंग के लिए शायद हम बहुत दूर आ चुके हैं। वहाँ एक और भी TSR सुब्रमण्यम हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट तो ये नई शिक्षा नीति की है, उससे पहले वो थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इनको पब्लिक स्कूलों का नाम बदल के प्राइवेट स्कूल किया जाए, वो नहीं माना। ठीक है, क्या सरकार को नहीं पता? हमारे संविधान में समानता की बात है, और समानता के लिए सबसे बड़ा अधिकार बच्चों का क्या होगा? शिक्षा। क्या अंग्रेजी और पब्लिक स्कूलों ने देश को
बिल्कुल अलग है। ये सुविधाजनक हमारा आडंबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास में 3 स्कूल हैं, 2 पब्लिक है। जो सरकारी स्कूल है उसमें से बच्चे पैदल भीड़ की भीड़ जाती है, एक सी ड्रेस होती है। और जो निजी स्कूल है उनके माँ बाप एसी चालू करके कार में इंतजार करते हैं। आप समझ गए ना, ये 2 दुनिया। कॉमन स्कूल में होगा, मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा भी बेटा, किसी का भी बच्चा, और आप मानिए कि वो जो उनके अंदर मूल परिवर्तन आएगा, लेकिन उसमें क्या किसी सरकार में या अमीर चाहेंगे? बिल्कुल सही बात। अमीरों को पूरा बदल, लेकिन मेरी हिम्मत है, अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों को बाहर कर सकता है और सब मिलके हम इस तस्वीर को बदल सकते हैं।